गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है जियोमॉर्फोलॉजी की। तो जियोमॉर्फोलॉजी को जब हम अप्रोच करते हैं तो जीएस में भी मैंने बताया था, जियोमॉर्फोलॉजी को हमने डिटेल में ही डिसइंटीग्रेटेड वे में देखा था कि अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो, एक है मॉर्फोलॉजी। जियो इज अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स हाउ डज अर्थ चेंजेस इट्स शेप्स, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दिस चेंजिंग पैटर्न ऑफ द अर्थ। तो हमने देखा था कि अर्थ के अगर चेंजिंग पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। एक्सोजेनिक मींस एक्सटीरियर, बाहर से जो काम कर रहे हैं, जैसे सनलाइट बाहर से काम कर रही है, फ्लोइंग वाटर बाहर से काम कर रहा है, ग्लेशियर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जिनको बोला जा रहा है, तो क्लाइमेट बाहर से एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी बाहर से एक्ट कर रही है, इरोजन एंड डिपोजिशन बाहर से एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ से एक्ट कर रहा है। तो इन सारे प्रोसेसेस को बोला जाता है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस। ये अर्थ को बदलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अरावलीज वर वंस माइटी एज हिमालयस, but with the passage of time they have been denuded, like Appalachian, like Ural Mountains, like Great Dividing Range of Australia। तो कुछ प्रोसेसेस बाहर से काम करें एंड सम ऑफ द प्रोसेसेस आर एक्टिंग फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, और वी कुड से फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। endogenic processes, endogenic forces. So these forces are responsible for making different kind of landforms. They are responsible for making fold mountains, जैसे हमने हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, एंडीज, इनके एग्जाम्पल लिए। फिर हम देखते हैं कि these interior forces which has origin inside the earth could cause formation of block mountains or rift valley, as could be observed in case of Africa, East African Rift Valley। तो ये भी फोर्सेस है। तो अर्थ के अंदर से फोर्सेस काम करें, कुछ फोर्सेस काम करें जिसको हम आइसोस्टेसी बोलते हैं। और थोड़ा सा मैंने आपको ओशेनोग्राफी में बताया था कि आफ्टर द प्लेस्टोसीन आइस एज वी कुड सी द कॉन्टिनेंट्स आर रिबाउंडिंग बैक एंड दे आर ट्राइंग टू रिगेन देयर पोजीशन। तो इस प्रोसेसेस में अंदर से फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ बायंसी काम कर रहा है, आइसोस्टेसी काम कर रहा है। तो इनसाइड द अर्थ, तो these different kind of forces, whether they are originating from within the earth or they have been acting from outside the earth, they are causing changes in the landforms, like the formation of mountains, or they are denuding the mountains. So this is how we are approach this subject, okay, what are the various factors which are responsible for these changes and how are these changes being conducted। ऑलराइट, तो इसी में जो सिलेबस कमीशन ने प्रपोज किया है वो सिलेबस देख लेते हैं। और जैसा हमारा हर चैप्टर के साथ हम लोग करते हैं, सिलेबस के साथ साथ हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे सवाल आए, क्योंकि इससे हमें इंसाइट मिलती है कि अब हमने अपने सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी को ऑप्शनल लेवल पे अप्रोच कैसे करना है। सेम अप्रोच हमारे जीएस में भी देखने को मिलती है कि जीएस में भी हम देखते हैं कि कमीशन क्या सिलेबस प्रपोज करता है और किस तरह से उस सिलेबस के मुताबिक वो प्रीलिम्स और मेंस में सवाल पूछता है, ताकि हमें अप्रोच का पता चल जाए। ये अप्रोच से क्या होगा कि आपका टाइम कट शॉर्ट होगा, कि कम समय में पेपर क्वालिफाई करने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। ऑलराइट, अब अर्थ मूवमेंट देखो, एक उन्होंने टॉपिक दिया अर्थ मूवमेंट। इसमें कह रहे हैं कि अर्थ की मूवमेंट जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस बेसिकली बात कर रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस इधर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोजेनी। ऑरोजेनी इज बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग, ये माउंटेन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। और इसी माउंटेन बिल्डिंग में मैं आपको एक स्पेशल थ्योरी कराऊंगा, ऑल्दो इट हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन, लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि कमीशन जो है धीरे धीरे उन तरफ भी जाएगा जो नहीं लिखी हुई बातें जैसे यूपीएससी करता है। तो इस माउंटेन बिल्डिंग में हम एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है बाय कोबर, और ये माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरी देते हैं जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरीज में से एक थ्योरी है। और इसमें केस स्टडी के तौर पे हम हिमालयाज को स्टडी करेंगे कि कोबर की थ्योरी अगर हिमालयाज में हम इंप्लीमेंट करें तो देखेंगे कि पूरी की तरह पूरी इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। इसी माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी का ही तो पार्ट है प्लेट टेक्टोनिक, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक का एक एट्रीब्यूट क्या है, प्लेट टेक्टोनिक हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेयर माउंटेन्स कुड बिल्ड इन द वर्ल्ड and where they have been built in this world। ऑलराइट, तो माउंटेन बिल्डिंग के साथ ही हम प्लेट टेक्टोनिक के भी रेफरेंसेस को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है जिसको हम डायस्ट्रॉफिक स्लो फोर्सेस बोल रहे हैं, उसी का एक पार्ट है एपिरोजेनिक, जिसे कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस बोला जाता है, जैसे फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है। ये बहुत फैक्चुअल है, ये मैं ऊपर ऊपर से कराऊंगा, नोट्स आपको दे दूंगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व है। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व अर्थक्वेक में है, क्योंकि अर्थक्वेक और वॉल्केनोस ये हम प्लेट टेक्टोनिक के साथ ही रेफरेंसेस में पढ़ेंगे, ये स्टैंड अलोन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आज की डेट में जो हमें अंडरस्टैंडिंग अर्थक्वेक और वॉल्केनोस की हुई है, उनके रीजन्स की हुई है,
वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक के साथ ओवरलैप करता है। तो हम प्लेट टेक्टोनिक के रेफरेंसेस में अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस पढ़ेंगे। इनका जो मैनेजमेंट डिजास्टर अगर आता है तो वो वाला पार्ट आपको पता ही है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, इसी के साथ एक टॉपिक दे रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो जीएस में मैंने पढ़ा था। इसलिए क्योंकि अब आपने जीएस में आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो अब आपको जो है ईज आती है ज्योग्राफी के अंदर की क्लाइमेटोलॉजी ओशियानोग्राफी में मोस्टली वो टॉपिक थे जो आपके पढ़ाए थे। ऐसे ही जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा है, आपने ओरोजनी मेरे साथ पढ़ा हुआ है, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स, हमने साइज्मिक वेव कितना डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यही सारे टॉपिक इसके अंदर भी है। ऑलराइट, ऐसे ही आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज रॉक ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन, वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग। ये वाला टॉपिक हम करेंगे कि रॉक के अंदर ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन, इसको विस्तार में देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग हमने थोड़ा सा पढ़ा था जीएस में, आज थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। मास वेस्टिंग क्या होती है, ये बहुत फैक्चुअल है मास वेस्टिंग, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, नोट्स में मैंने दे रखा है। ब्रॉडली मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, मैंने जीएस के अंदर भी आपको ये समझाया। तो अब आपके सुने सुनाए कॉन्सेप्ट आएंगे। आप देखो अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, इंटरप्शन इन द साइकिल ऑफ इरोजन। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को समझाना पड़ेगा, ये टफ है, इट इज वन ऑफ द टफ कॉन्सेप्ट। इससे पिछले 5 सालों में, अभी तक सिलेबस चेंज हुए 5 साल हो गए, 5 सालों में 2 बार सवाल आए हैं। जनरली ऑप्शनल लेवल पे अभी रिपीटिशन का ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो नए नए क्वेश्चंस कमीशन फॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि अभी सिलेबस पूरी तरह से पूछा भी नहीं जा चुका। तो इसलिए अभी भी कमीशन के पास स्कोप है कि नए क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकता है। केवल साइकिल ऑफ इरोजन ही ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अदरवाइज जियोमॉर्फ में भी हर बार नया टॉपिक है। आइसोस्टेसी, हम थर्ड लेक्चर में फिर आइसोस्टेसी करेंगे, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है जिसको जो है इंटरेस्टिंग भी है साथ ही साथ, और हमने देखा था ओशियानोग्राफी के साथ भी इसका ओवरलैपिंग था थोड़ा सा। ऑलराइट, तो ये सारे टॉपिक हम लोगों ने करने हैं। हमने करना है जियोमॉर्फिक एजेंट एंड प्रोसेसेस, ये काफी डिटेल में हमने जीएस के अंदर किया हुआ है, और ये काफी ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक है। तो इसके नोट्स ऑलरेडी जो जीएस वाले नोट्स है वही आपके काम आएंगे। इससे पहले भी एक सवाल आ चुका है, सवाल बहुत सीधा और सरल था, ये आपके जीएस के नोट्स के अंदर ही कवर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जीएस के नोट्स की एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वाले जो नोट्स है उनकी एक एक्स्ट्रा कॉपी करवा के ऑप्शनल के साथ स्टेपल कर देंगे। ऑलराइट, यहां से सवाल जो है पहले भी ऑप्शनल में एक आया हुआ है 5 नंबर का, फिर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसेस बहुत सारे हैं। ऑलराइट, जो फर्स्ट क्लास आज हमारी होगी दैट इज रॉक सिस्टम, देयर ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन, वेदरिंग। कल की जो क्लास होगी हमारी वो है मेजर सॉइल टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो सॉइल के ऊपर करेंगे। ये आपका मैंने टॉपिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी से उठाया हुआ है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सॉइल के बारे में बातें लिखी हुई थी, तो मैंने वहां से उठाया हुआ है। इसके थोड़े से एस्पेक्ट एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से उठाए हुए हैं, क्योंकि सॉइल का ध्यान नहीं रखोगे तो सॉइल डिग्रेडेशन होगा। तो जहां भी डिग्रेडेशन है तो इट इज अ नेचर, इट इज एन एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन है, तो इसकी ओवरलैपिंग दोनों के साथ है। तो हम किसी टॉपिक को क्यों जियोमॉर्फोलॉजी में उठाए, क्योंकि जब मैं आज आपको वेदरिंग पढ़ा दूंगा, रॉक पढ़ा दूंगा, तो कल आपके लिए सॉइल की बेस तैयार, फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर भी टाइप्स के अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, सॉइल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कौन ये टाइप दे रहा है। तो हम यूएस की 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एक यूएस क्लासिफिकेशन, एक यूएस के ही बहुत बड़े सॉइल साइंटिस्ट है डॉक्टर बार्बर्ट, उनकी क्लासिफिकेशन। ऑल्दो इट हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दिस सिलेबस, नीदर इट हैज बीन आस्क्ड टिल नाउ, बट यस कमीशन कुड आस्क इट। तो जो जो मेरे को ऐसे लग रहे हैं एरियाज जो नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, मैं उनको भी आपको डिटेल में कवर करा रहा हूं, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बाकी विद्यार्थी जो वहां ज्योग्राफी ऑप्शन लेके बैठेंगे, आपका लेवल उनसे काफी ऊपर होगा। ऑलराइट, तो इस तरह से करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये वाला जो है ये थोड़ा सा हमने जीएस में भी मैंने आपको करवाया था, स्पेशली जीएस 3 के केसेस में, क्योंकि वहां सॉइल के बारे में भी टॉपिक था। तो ये हमने जीएस के अंदर ही बहुत अच्छे लेवल पे किया हुआ है, तो वही कुछ हद तक नोट्स आपके यहाँ काम आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले नोट्स कहाँ से बने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इन्होंने सॉइल के ऊपर काफी अच्छी रिसर्च है, क्योंकि यूएन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च के लिए साइंटिस्ट हैं, पैसा बहुत ज्यादा है, तो खर्च किया है वो पैसा रिसर्च में, तो दिखता है रिसर्च रिपोर्ट इन लोगों का। ठीक है, तो वहां से आपके ये नोट्स ड्राफ्ट में। ऑलराइट, अगर सवाल देखें पिछले 5 सालों में, तो 5 नंबर का एक सवाल कंपलसरी होता है ज्योग्राफी ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 1। उस क्वेश्चन नंबर 1 की रूपरेखा क्या होती है मैंने बताया था, मेजरली एक क्वेश्चन जियोमॉर्फ से आता है, एक क्लाइमेटोलॉजी से आता है, ये 2 सेट पैटर्न है। 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो ह्यूमन ज्योग्राफी से आते हैं, कई बार एनवायरमेंट ज्योग्राफी से भी आ जाता है। तो
तो ये सेट पैटर्न है। जनरली जियोमॉर्फ से 100% एक क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क्स का। क्लाइमेटोलॉजी से कई बार, क्लाइमेटोलॉजी से तो आता ही है, कई बार ओवरलैप कर लेते हैं कि भाई ओशियानोग्राफी पूछ लेते, चलो इस साल। लेकिन ये देखा गया है 5 में से 4 साल में जियोमॉर्फ में से तो आया ही है सवाल। तो जियोमॉर्फ मींस 20 नंबर का एक कंपलसरी एक सवाल ऑप्शन वाला और एक सवाल 5 नंबर का, तो टोटल 25 मार्क्स का जियोमॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट हर साल आया। नेचर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने पूछा कास्ट टोपोग्राफी, कहां से आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका लैंडफॉर्म्स के ऊपर से कि इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल। ये देखिए एक्सप्लिसिटली मेंशन शब्द है कास्ट, यहां से पूछा हुआ सवाल है। कहां बनते हैं ये लैंडफॉर्म? के लिए ये अंडरग्राउंड वाटर के कारण बने हुए लैंडफॉर्म्स है। जीएस में भी आपको ध्यान होगा काफी डिटेल में किया। आइसोस्टेसी 5 नंबर में आया हुआ है। आप देखेंगे फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, मैंने बोला था लैंडफॉर्म वाले चैप्टर से सवाल ज्यादा बन सकते हैं क्योंकि एजेंट 5 है, तो 5 एजेंट के इतने सारे इरोजनल, इतने सारे डिपोजिशनल वर्क हैं, उनको पढ़ लीजिए। पिक्चर्स भी मैंने आपको दी हुई है, ठीक है, तो उसमें आपकी कठिनाई नहीं होगी। इस सवाल में पूछे कि लैंडफॉर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। एक फ्लूवियल लैंडफॉर्म है, एक दूसरे लैंड, फ्लूवियल मींस व्हिच हैज बीन फॉर्म बाय द रनिंग वाटर और वी कुड से रिवर के द्वारा बनाए हुए लैंडफॉर्म। दूसरे लैंडफॉर्म कौन से हैं? ग्लेशियर, विंड, वेव्स, इतने सारे लैंडफॉर्म जो हमने पढ़े उनसे कैसे डिफरेंट है, बस ये बताना था। व्हाई आर फ्लूवियल एंड लैंडफॉर्म एंड फ्लूवियल प्रोसेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सा इसकी थ्योरी जब हम साइकिल ऑफ इरोजन और विलियम मॉरिस डेविस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। WM डेविस, आप अपनी सविंदर सिंह के अंदर थोड़ा बहुत डेविस को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डेविस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जियोमॉर्फोलॉजर है। इसे फादर ऑफ मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी भी बोला जाता है। तो बहुत बड़े ज्योग्राफर में से एक इनका नाम है। अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन ज्योग्राफिक क्लब के ये काफी लंबे समय तक प्रेसिडेंट थे और ही वाज एक्सपेक्टिंग कि इनको जो है वर्ल्ड लेवल पे कोई ना कोई नोबेल पुरस्कार भी मिले। ऑलराइट, चलो लास्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एज पोस्टुलेटेड बाय विग्नर। सरल सवाल 5 नंबर में पूछा गया है, जीएस में भी पढ़ा है, ऑप्शनल में भी अपन लोग पढ़ेंगे। चलिए जी, 20 नंबर के सवाल, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक और ये कैसे हिमालयस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सीधा और सरल सवाल है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। डेविस एंड पेंक की साइकिल ऑफ इरोजन पूछी गई है। 2 ही साइंटिस्ट हैं, पेंक है और एक विलियम मॉरिस डेविस है। वॉल्टर पेंक जर्मन है, डेविस अमेरिकन है। यहाँ पे मैं आपको अमेरिकन और जर्मन स्कूल के बीच के जो द्वंद्व है, जो लड़ाइयां हैं, वो भी बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे को ये नीचा भी दिखाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो वो दौर था जब ज्योग्राफी स्ट्रगल कर रहा था डिफरेंट अलग अलग ग्रुपिंग्स में। एक स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है सेट ऑफ साइंटिस्ट, कुछ यूके में बैठे हैं, कुछ जर्मनी में बैठे हैं, कुछ यूएसए में बैठे हैं और एक दूसरे की थ्योरीज को काटने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई थ्योरीज को ओरिजिनेट करके। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को हम बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट था इनका अपना। ऑलराइट, व्हाट आर द 2 मेजर लैंडफॉर्म मेड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी? सिंपल सवाल है, यहाँ थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक आया है, फिर उसको कनेक्ट किया है फोल्ड एंड फॉल्ट के साथ। ऑलराइट, फॉल्ट आपको पता है रिफ्ट होते हैं, फोल्ड आपको पता है कि जब कंप्रेशनल फोर्स लगेगा तो फोल्ड पड़ेंगे, जब टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जब आपका टेंजेंशियल फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो उस टाइम पे आप देखोगे कि फॉल्ट की रेट होने शुरू पे, बेसिकली रिफ्ट वैली की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑलराइट, तो देखोगे हर बार ऑलमोस्ट अलग सवाल आया है। आप देखेंगे सॉइल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इरोजन वाली साइड से आया हुआ है, डिग्रेडेशन वाला जो पार्ट है। ऑलराइट, टाइप से नहीं आया हुआ अभी, तो टाइप्स अभी भी अनछुआ है, इसलिए ये सारी क्लासिफिकेशन को मैं डिटेल में आपको करवा रहा हूं। देखिए डेविस एंड पेंक को फिर से एक बार पूछ लिया गया। तो अगर जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे अभी तक जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है वहीं से ही सवाल आए। चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक है आपका रॉक्स ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन, रॉक को डिफाइन करने के कई पैरामीटर हो सकते हैं। यहां पे जो पैरामीटर लिया गया है रॉक्स को डिफाइन करने के लिए वो लिया गया है कि उनका जन्म कैसे हुआ, हाउ दे हैव बीन फॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, उस तरीके को ओरिजिन के फॉर्म में हम बोलते हैं कि कैसे उनका जन्म होता है। उस बेसिस पे हम 3 प्रकार की रॉक को डिफाइन करते हैं। एक रॉक है इग्नियस, एक है सेडिमेंट्री, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। मींस जीएस पे तो हम सतही फॉर्मेट में, सुपरफिशियल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। अच्छा जी, इग्नियस जो है लावा बाहर आता है, इग्नियस बन जाता है जी। अगर कोई रॉक टूटती है सेडिमेंट वाइज तो सेडिमेंट्री, किसी रॉक का जो है अंडर द इंपैक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर शक्ल बदल जाती है, मेटामॉर्फ हो जाती है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो ये था बड़ा सुपरफिशियल जो हम जीएस लेवल पे पढ़ते हैं क्योंकि उतना ही अनिवार्य है। लेकिन जब हम ऑप्शनल में देखते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है।
ऑप्शनल में हमें थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना पड़ता है। लेवल को बढ़ाने के लिए हम करते हैं कि इग्नियस रॉक जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, यस इट इज ट्रू, इट हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ मैग्मा। दिस कूलिंग ऑफ मैग्मा, जैसे हमने प्लेट टेक्टोनिक अब आपने पढ़ लिया है, तो इग्नियस रॉक कई बार होता है कि बहुत नीचे से लावा आ रहा है, बहुत जमीन के नीचे से लावा आ रहा है, अपर मेंटल से लावा आ रहा है, कई बार लावा बड़ा ऊपर ऊपर से आता है। तो दोनों में जब लावा बहुत नीचे से आ रहा है, आपको पता है रॉक की टाइप जमीन के नीचे जाते जाओगे तो बदल जाएगी, यहां से आने वाले लावा का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगा, क्योंकि ये 40-50 किलोमीटर नीचे से आ रहा है, वहां पे डिफरेंट रॉक से पिघल के बना है। यहां से जो लावा आ रहा है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत ऊपर वाली रॉक है, हो सकता है इसका कंटेंट अलग हो। जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो आपको पता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने केमिकल बेसिस पे अर्थ को डिवाइड किया कि अर्थ की टॉप लेयर सियाल है, अंदर वाली लेयर सीमा है, उसके नीचे नीफ है NiFe। तो ये 3 लेयर है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन की रॉक किस प्रकार की है। तो हम देखते हैं कि रॉक जितनी नीचे होगी उसमें मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा होगा, रॉक जितनी ऊपर होगी उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का कंटेंट ज्यादा होगा। तो मींस ये वाली A1 जो रॉक है ये A2 रॉक से डिफरेंट है। इन दोनों रॉक से डिफरेंट है तो इनसे बना हुआ इग्नियस और इग्नियस रॉक के कूलिंग डाउन से जब लावा कूल डाउन होगा और जो रॉक बनेगी उसका डिफरेंट कॉम्पोजिशन होगा। एक ये बात हमें समझने की आवश्यकता है कि इग्नियस रॉक की अलग अलग प्रॉपर्टी इसलिए होती है, यह निर्भर करेगा कि इग्नियस रॉक का लावा कितनी जमीन के नीचे से आया। क्लियर? तो इग्नियस रॉक बदल जाएगी, इग्नियस रॉक का कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ की कॉम्पोजिशन क्या है इग्नियस रॉक का, अगर हम देखें तो देखो अब प्लेट टेक्टोनिक याद करो। प्लेट टेक्टोनिक से रिलेट करना इसलिए है कि जब मैंने जीएस में आपको रॉक पढ़ाया तो मैंने प्लेट टेक्टोनिक का नाम नहीं पढ़ाया, क्योंकि रॉक पहला टॉपिक था, प्लेट टेक्टोनिक तीसरे नंबर पे आना था, तो रॉक पे पहले ही प्लेट टेक्टोनिक के रेफरेंसेस नहीं दिए जा सकते थे, समझ नहीं आता। अब ऑप्शनल में आपको ये बात समझ आएगी। देखो एक है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्या है? जहां पे 2 प्रकार की प्लेट टकराती है, उनमें से एक प्लेट है, आपको हमेशा पता है ओशियनिक प्लेट अपनी जगह पे बनी रहती है, सॉरी ओशियनिक प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट बनी रहती है। ओशियनिक प्लेट जब सबडक्ट होती है, जो एक ओशियनिक प्लेट सबडक्ट होगी, जो ओशियन का टॉप वाला पार्ट है ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बना हुआ है, ठीक है, मींस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मींस इसमें सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा होगी, या इसमें वो सारे पार्ट ज्यादा होंगे जो जनरली क्रस्ट के ऊपर होते हैं। ऐसे रॉक में सिलिका कंटेंट मेजरली हाई होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिका कंटेंट इज हाई, क्योंकि क्रस्ट में सिलिका ज्यादा होता है और आपको पता है मेंटल में जो है सिलिका कम होता है। तो ओशन, आपको पता है कि ओशन की डेप्थ भी ज्यादा नहीं होती, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ओशनिक क्रस्ट की डेप्थ होती है। तो ये जो 5-10 किलोमीटर का ओशनिक क्रस्ट है भी, तो ये भी तो सिलिका से बना हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाली रॉक जब पिघलेगी तो इस रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है तो ऐसी रॉक को बोला जाता है एसिडिक रॉक, द रॉक्स विच आर हैविंग हाई सिलिका कंटेंट। अब एसिडिक रॉक, सिलिका जो होता है वो पिघल नहीं पाता जल्दी, वो हार्ड फॉर्मेट में रहता है, जैसे हनी रहता है। तो ऐसी रॉक जब भी लावा का इरप्शन होगा, इस केस में जहां कन्वर्जेंट बाउंड्री है, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, तो जो सिलिका बाहर आएगा, जो लावा बाहर आएगा, वो बड़ा विस्कस होगा। क्यों? क्योंकि सिलिका का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि सिलिका ज्यादा है। ऐसा लावा जब भी आएगा, क्योंकि ये गाढ़ा लावा है, इसका टेम्परेचर भी लो है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा डीप जाने पे मेल्टिंग नहीं हुई है, थोड़ा सा ही डीप गया, मेल्टिंग हो गई और लावा बाहर आ गया। क्योंकि लावा बाहर आया तो इसने आने के लिए, ये लावा गाढ़ा लावा है, ये विस्फोटक वॉल्केनो बनाएगा। विस्फोटक क्यों? क्योंकि इसको जगह थोड़ी मिल रही है आने के लिए, तो इसने खुद ही अपने लिए स्पेस बनाया। जब ये स्पेस बनाता हुआ लावा ऊपर को आएगा तो ये ब्लास्ट क्रिएट करेगा। तो ऐसे वॉल्केनो हमेशा, आप समझो, ऐसे वॉल्केनो हमेशा जब भी इस प्रकार का लावा आएगा जो विस्कस है, ऐसा लावा जिसका टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है और वो जमीन को तोड़ते हुए निकल रहा है, क्रस्ट को फाड़ते हुए निकल रहा है, तो ऐसे लावा में एक्सप्लोजन ज्यादा होता है। ऐसे लावा में क्योंकि एक्सप्लोजन ज्यादा होता है, ये लावा की, अब जब हम वॉल्केनो करेंगे तो अलग अलग शेप ऑफ वॉल्केनो करेंगे। तो वॉल्केनो की अलग अलग शेप में हम देखते हैं कि जब लावा बाहर निकलता है और विस्कस है,
तो लावा यहीं पे पहले जमता रहता है, जमता रहता है, और कोन कुछ इस प्रकार से बन जाता है। जो स्ट्रेटो वॉल्केनो हमने पढ़े थे, स्ट्रोम्बोली पढ़ा था, वेसुवियस पढ़ा था, वो इसी प्रकार के वॉल्केनो है। ऐसे केस में बहुत एक्सप्लोजन के साथ नए लावा को बाहर आने के लिए, क्योंकि कम टेम्परेचर का लावा विस्कस है तो दूर बह के नहीं जा पाता, ऐसे एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होता रहता है, और पाइलअप होके इस प्रकार से कोन बनाएगा। जब नया लावा बाहर आएगा, ये नया लावा बाहर आने के लिए पुराने लावा को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, फिर एक एक्सप्लोजन होगा, नया लावा बाहर आएगा, फिर ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद एक्टिविटी चलेगी, फिर नया लावा आएगा, ये पुराने लावा को फिर से तोड़ेगा और अपने लिए स्पेस बनाएगा। तो इस तरह से हर बार जब भी इरप्शन होगी तो वो वायलेंट होगी, ठीक है, और वायलेंट के साथ साथ वो थोड़ी सी इरप्शन इस प्रकार से है कि एक्सप्लोसिव होगी। तो इस प्रकार से जो इग्नियस रॉक बनेगी ये एसिडिक नेचर की होगी, क्योंकि इसके अंदर सिलिका कंटेंट जाता है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ कि जो कंटेंट है उस प्रकार से आप देखोगे किस प्रकार की रॉक बनेगी, क्योंकि ये रॉक उस कंटेंट से बनी है जो रिसेंटली मेल्ट हुआ है और जो कॉन्टिनेंट के ऊपर था या ओशन के ऊपर रखा हुआ कंटेंट था जिसमें सेडिमेंट ज्यादा थे। ऐसे कंटेंट में सिलिका भी ज्यादा हो सकता है। ऑलराइट, इस प्रकार से बनी हुई इग्नियस रॉक का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, इट इज मेजरली सिलिका इन इट्स कैरेक्टर। दूसरे प्रकार की रॉक है, अब ये जो एसिडिक रॉक होगी, एसिडिक इग्नियस रॉक होगी, ये मेजरली आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनेगी। देखो प्लेट टेक्टोनिक्स से लिंक करना जरूरी है, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बनेगी, क्योंकि ऑप्शनल के लेवल पे रॉक में अगर आप प्लेट टेक्टोनिक लिखते हो तो आपकी इंटरलिंकिंग दिखाई देती है। दूसरे प्रकार की रॉक, चल लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। दूसरे प्रकार की रॉक बन रही है जहां पे रिफ्टिंग हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स रिफ्ट की फॉर्मेट में काम करें, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यहां पे फोर्स काम कर रहा है कंप्रेशनल फोर्स। ऑलराइट, यहां पे फोर्स काम कर रहा है जो एक दूसरे को दूर लेके जाता है, इसको बोलते हैं टेंशनल फोर्स। ये एक दूसरे को दूर ले जा रहा है। ऐसे केसेस में जब फोर्स लग रहा है, ऐसे केसेस में जैसे ही स्लैब हटी, नीचे वाली रॉक मेल्ट कर गई। नीचे कौन सी रॉक थी? ये था अपर मेंटल, क्योंकि क्रस्ट, ओशन क्रस्ट था, वो दूर चला गया एक दूसरे से। क्रस्ट के नीचे क्या रखा हुआ है? मेंटल। तो इस केस में जो लावा बाहर आ रहा है वो मेंटल से। यहां लावा बाहर कहां से आ रहा है? क्रस्ट से। यहां पे लावा कहां बाहर आ रहा है? मेंटल से। तो दोनों क्या नेचर ऑफ द रॉक डिफरेंट हो गया। अब मेंटल से आने वाला लावा हमेशा डार्क कलर का होता है, एसिडिक लावा हमेशा ग्रे कलर के आसपास के कलर का होता है, क्योंकि सिलिका में ग्रे कलर ज्यादा होता है। डार्क इसलिए होता है क्योंकि ये जिस प्रकार की रॉक से बना है उनको बोला जाता है मैफिक रॉक। मैफिक, मैफिक का मतलब है जिसमें Mg मैग्नीशियम और फेरिक मींस आयरन है और मैग्नीशियम ज्यादा है। ऐसे केस में कलर डार्क हो जाता है। इसको मैफिक या अल्ट्रा मैफिक भी बोला जाता है। मैफिक या अल्ट्रा मैफिक। जो सिलिका वाली रॉक है, जो एसिडिक रॉक है, इसको बोला जाता है फेल्सिक रॉक। मींस आयरन एंड सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। सियाल सीमा याद करो, फेल्सिक रॉक। ठीक, तो मींस जो एसिडिक इग्नियस रॉक बनेगी उसमें फेल्सिक कैरेक्टर होगा। जब हम अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं तो एक बार इंटीरियर को फिर से समझ लेते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है, हमने जब अर्थ का क्रस्ट पढ़ा उसके बाद अर्थ का मेंटल पढ़ा, तो क्रस्ट के भी 3 पार्ट होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ। क्रस्ट में भी अलग अलग रॉक है। जो रॉक आपको दिख रही है अपने पैर के नीचे, उससे 3 किलोमीटर डिफरेंट रॉक होगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ा होगा तो उसका कॉम्पोजिशन बदल जाएगा, उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, उसके कैरेक्टर बदल जाएंगे। तो क्रस्ट के 3 पार्ट होते हैं, ये याद रखो। एक होता है फेल्सिक जिसमें आयरन एंड सिलिका ज्यादा है। सेकेंड लेयर पे होता है मैफिक, इसके नीचे होता है अल्ट्रा मैफिक। मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक। ऑलराइट, ये क्रस्ट के 3 पार्ट है। अब इसी में देखो, जब मैफिक रॉक बाहर निकल के आएगी, अल्ट्रा मैफिक आएगी डार्क कलर की रॉक से। तो ऐसी रॉक जब बाहर निकल के सॉलिडिफाई होगी, अब ये क्योंकि देखो अर्थ के नीचे से आ रही है, बहुत नीचे से आ रही है, हाई टेम्परेचर से आ रही है। हियर टेम्परेचर इज हाई, सिंस टेम्परेचर इज हाई, तो जो रॉक है वो बिल्कुल पानी की तरह पिघली हुई आती है, तो लेस विस्कस है, मींस गाढ़ी नहीं है, लेस विस्कस रॉक है।
मैं एक बार हट जाता हूं सामने से ताकि आप लिख पाओ। तो लेस विस्कस रॉक है और आप बोलोगे बहुत हाई टेम्परेचर से आ रही है, तो पानी की तरह बहती हुई रॉक आएगी। ऐसे रॉक में अब इसका केमिकल भी चेंज है, इसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मैफिक और अल्ट्रा मैफिक वाले सब्सटेंसेस है। ऐसे सब्सटेंसेस से बनी हुई रॉक हमेशा डार्क कलर की होती है और ऐसी रॉक को बोला जाता है बेसिक रॉक। बी फॉर बेसिक, बी फॉर बसाल्ट, ऐसी रॉक को बसाल्ट भी बोला जाता है। ऐसी रॉक बनेगी बसाल्ट रॉक बनेगी, बसाल्ट इग्नियस रॉक। तो बसाल्ट इज अ नेचर ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक डिपेंड करेगा जब बन रही है। तो जैसे कोई भी हम सॉइल के बारे में पढ़ते थे कि सॉइल कहां से बन रही है, क्या वो डेक्कन प्लेट्यू की सॉइल है कि वो इग्नियस, क्या वो मेटामॉर्फिक रेड सॉइल बनी हुई है या वो हिमालय से बनी हुई सॉइल है। तो ऑन दी बेसिस सॉइल का जन्म कैसे हुआ, तो हम देखते हैं कि उसके अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग कलर है। ऐसे ही जब इग्नियस रॉक भी बनी तो बन तो किसी मिनरल से रही है, बन तो किसी मेटल से रही है, या बन तो किसी एलिमेंट से रही है। हमें देखना पड़ेगा उसके अंदर एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट सिलिका है तो क्यों है, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्री में सिलिका प्रीडोमिनेट करेगा, तो वहां पे जो इग्नियस रॉक बनेगी वो एसिडिक इन कैरेक्टर होगी। लेकिन जहां पे बहुत नीचे से लावा आ रहा है, जहां फोर्स टेंशनल है, रिफ्टिंग है, और नीचे वाली लावा बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है, वहां पे लावा का कलर बदल गया, लावा का नेचर बदल गया, लावा का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ऑफ मैग्मा इज मोर ओवर बेसिक रॉक्स क्रिएट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन रॉक कुड बी एसिडिक, रॉक कुड बी बेसिक। एसिडिक रॉक इज हैविंग हाई सिलिका कंटेंट, basic rock is having high magnesium or iron content. The color of the acidic rock is light gray, the color of the basic rock is dark, therefore it is majorly basalt in its character. Example, Deccan Plateau of India. Clear? तो इस तरह से समझो, पानी की तरह बहती हुई रॉक, ठीक है, लावा, और उससे रॉक बन जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल दो प्रकार की रॉक है, एसिडिक या बेसिक। अगर हम देखें जाए इग्नियस रॉक में, अब देखो एसिडिक और बेसिक में देखो, ये है फेल्सिक रॉक जो ऊपर ऊपर से बनी है, जो एसिडिक इन कैरेक्टर है। दूसरी रॉक है मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक रॉक जो बेसिक इन कैरेक्टर है। ऐसी रॉक को बोला जाता है बसाल्ट, ब्रॉड कैटेगरी में। इसके भी 3 वेरिएंट है। अब इसके अंदर देखेंगे, इसका जो फेल्सिक रॉक है इसका नाम है रियोलाइट, RHYOLITE, रियोलाइट। इन दोनों के बीच की जो रॉक है एंडीसाइट, एंडीज माउंटेन से एंडीसाइट आया है, इनको बोला जाता है जो ना बसाल्ट जैसी है ना जो पूरी तरीके से एसिडिक है। ये एंडीसाइट कैसे बनी है कि अगर जैसे आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक से ही रिलेट कीजिए कि प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ डाइव इन करता है, जब ओशनिक क्रस्ट डाइव इन करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नीचे, और इस केस में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे, इस केस में देखोगे दिस इज साउथ अमेरिका, और ये इसके साथ में लगी हुई नस्का प्लेट है, NAZCA। तो नस्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट का कोलिजन हुआ। नस्का प्लेट क्योंकि ओशनिक थी नीचे सबडक्ट कर गई, इसके सबडक्शन के कारण, बहुत नीचे जाने के कारण अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसमें ओशनिक क्रस्ट है। तो ये थोड़ी बेसिक टाइप भी है, लेकिन जब ये लावा बाहर निकलेगा तो ये बीच में से कॉन्टिनेंट को भी तो तोड़ेगा, और कॉन्टिनेंट में क्या होता है, सिलिका कंटेंट, तो इसमें थोड़ा सिलिका होगा, थोड़ा सा इसमें मैग्नीशियम होगा, इसलिए ये बीच की इंटरमीडिएट है कि इसमें दोनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इग्नियस रॉक को समझिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इग्नियस रॉक कुड बी बसाल्ट, इग्नियस रॉक कुड बी एंडीसाइट, और इग्नियस रॉक कुड बी रियोलाइट। क्लियर? अब इग्नियस रॉक की एक और कैटेगरी है कि इग्नियस रॉक किस गहराई पे बनी है। गहराई के मतलब तो समझिए, मैंने बताया था कि 2 केस हो सकते हैं। ये अगर आपका क्रस्ट है और लावा बाहर निकल के आना चाहता है, तो ऐसा हो सकता है कि लावा बाहर निकल जाए और वॉल्केनिक इरप्शन हो, तो मींस या तो लावा बाहर निकलेगा, दूसरा केस है लावा बाहर नहीं निकलेगा। ऑलराइट, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो अगर लावा आपका लेट्स अज्यूम बाहर निकल जाता है और जमीन के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था जब जमीन के ऊपर सॉलिडिफाई होगा लावा तो कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। क्यों? ओपन स्पेस है, पानी को खुले में रख दो जल्दी सूख जाएगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। मीन सरफेस एरिया बढ़ गया है, ओपन स्पेस है, हीट लूज कुड बी सिंपल इजी। ऐसे केस में जब हीट लूज होगा तो जो आपका पार्टिकल साइज है वो पार्टिकल साइज फाइन होगा, छोटा होगा।
ऐसे पार्टिकल साइज से बने हुए रॉक को जनरली बोला जाता है बसाल्ट या रियोलाइट, जैसा कि हमने देखा। तो मींस जमीन के ऊपर भी लावा सॉलिडिफाई हो सकता है। इस केस में इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज या ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। पहले इग्नियस रॉक ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, एसिडिक है कि बेसिक है। दूसरा इग्नियस रॉक का टाइप है कि वो जमीन के ऊपर बनी है, जमीन के नीचे बनी है। अगर वो जमीन के ऊपर बनी है, उसका नेचर क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, उसका जो पार्टिकल साइज है, नेचर ऑफ रॉक है, वो बहुत फाइन होगा, पार्टिकल साइज छोटा होगा। मींस डेंसिटी रॉक की हमेशा ज्यादा होगी। तो डेंसिटी विल बी हाई, इट विल बी स्मॉल, पार्टिकल साइज विल बी देयर। व्हेन पार्टिकल साइज इज स्मॉल, वो क्लोजली पैक्ड होगा। जैसे आप कभी अपना सीमेंट का कट्टा देखो, सीमेंट का पार्टिकल देखो कितना बारीक पाउडर जैसा होता है, उसमें पानी डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंपैक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। लेकिन कभी रेत में पानी डालो, पानी नीचे की तरफ लीक हो जाएगा। क्यों? पार्टिकल साइज इज बिग। तो पार्टिकल साइज जब बड़ा होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाता। इसलिए सीमेंट और रेत का मिश्रण करना पड़ता है जब भी घर बनाया जाता है, क्योंकि उससे एक टाइप की लोमी सॉइल बन जाएगी। जब सॉइल कराऊंगा बताऊंगा लोमी सॉइल। ऑलराइट, तो इस तरह से जब जमीन के ऊपर इग्नियस रॉक कूल डाउन होगी तो पार्टिकल साइज विल बी स्मॉल। सिंस द पार्टिकल साइज विल बी स्मॉल, तो रॉक विल बी वेरी हार्ड, डेंसिटी विल बी वेरी हार्ड। सेकेंड केस, अगर रॉक कूल डाउन होती है जमीन के नीचे, ऐसे केस में देखते हैं क्योंकि रॉक जमीन के नीचे कूल डाउन हुई है, इस पर्टिकुलर केस में जमीन के नीचे कूल डाउन होने के कारण आप देखोगे क्योंकि हीट लॉस के लिए स्पेस नहीं है, अब रॉक कूल डाउन नहीं हो पा रही है। क्योंकि रॉक कूल डाउन नहीं हो पा रही है, स्पेस उसके अंदर मिसिंग है, तो आप देखोगे पार्टिकल साइज विल बी लार्ज। तो इस केस में अ लार्ज पार्टिकल साइज विल बी देयर, तो डेंसिटी विल डिक्रीज, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और ऐसे टाइप की रॉक के अलग अलग नाम रखे हुए ऑन द बेसिस ऑफ फिर उसके अंदर क्या केमिकल था, है ना, लेकिन नेचर ऑफ रॉक विल बी डिफरेंट। तो मींस ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ द रॉक वी कुड सी टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक कुड बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ। ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ हम देखते हैं या तो रॉक एक्सट्रूसिव इन नेचर है या तो रॉक इंट्रूसिव इन नेचर है। इसी को इंट्रूसिव वाले को बोला जाता है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक ये डिफरेंट है, एक्सट्रूसिव फाइन है, एक्सट्रूसिव हार्ड है, प्लूटोनिक रॉक हार्ड नहीं है, फाइन भी नहीं है। तो आप बोलोगे कोर्स पार्टिकल, मोटा पार्टिकल, बारीक नहीं है, कोर्स पार्टिकल, ये लेस हार्ड है। सॉफ्ट नहीं लिख सकते क्योंकि है इग्नियस, तो लेस हार्ड है, ये इसका नेचर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ भी इग्नियस रॉक देखा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन भी इग्नियस रॉक को समझा जा सकता है। क्लियर? अब आप देखिए ये वाले डायग्राम को। अब इस डायग्राम में ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ आप देखो, अगर जमीन के ऊपर केमिकल कॉम्पोजिशन वाइज सिलिका का कंटेंट ज्यादा है तो रियोलाइट बना। अगर लावा बाहर नहीं निकल पाया, अब इनका जो है नेचर, इसलिए ये डायग्राम बहुत अप्रोप्रिएट है। अगर आपसे रॉक पूछा गया आएगा, ये डायग्राम बना दोगे तो एग्जामिनर आपको दंडवत प्रणाम करेगा कि इतना अच्छा डायग्राम आपने दो टाइप की इग्नियस रॉक को एक ही डायग्राम में डिपिक्ट कर दिया, इंट्रूसिव भी दिखा दी, एक्सट्रूसिव भी दिखा दी, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी दिखा दिया। इससे आपकी डेप्थ ऑफ द नॉलेज पता चलेगी। क्लियर है? तो ग्रेनाइट अगर जमीन के नीचे सॉलिडिफाई हुई है तो ग्रेनाइट बन रही है, अगर जमीन के ऊपर सॉलिडिफाई है तो रियोलाइट बन रही है। अगर जमीन के ऊपर आ गई है तो एंडीसाइट है, एंडीसाइट का जमीन के नीचे वाले वेरिएंट का नाम है डियोराइट। ये याद रखने नाम, ऑप्शनल लेवल पे यही टेक्निकल ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी यही है जो जीएस से आपको अलग बनाएगी। जीएस वाला एंडीसाइट डियोराइट वर्ड याद नहीं करेगा, वो रियोलाइट भी याद नहीं करेगा, ये आप ऑप्शनल में याद करोगे। तीसरे टाइप की रॉक है, अगर रॉक बहुत जमीन के नीचे से आ रही है और बेसिक इन कैरेक्टर है, पानी की तरह फैल गई है, तो अगर जमीन के ऊपर सॉलिडिफाई होगी तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू बन गया बसाल्ट का, मींस बसाल्टिक इन इट्स कैरेक्टर। अगर बसाल्ट को जमीन के ऊपर आने की जगह नहीं बनी और वो सॉलिडिफाई जमीन के नीचे इस तरह से बिखर के हो गया, इस तरह से सॉलिडिफाई हो गया, तो मींस इस केस में रॉक तीन प्रकार की होगी। किस प्रकार का मटेरियल है, ये कॉमन नाम है, इसमें से गैब्रो हमेशा याद होना चाहिए, पीरियोडोडाइट हमेशा याद रहना चाहिए, पीरियोडोटाइट, और ड्यूडनाइट हमेशा याद रहना चाहिए। इनके नेचर मैंने नोट्स के अंदर डाल दिए हैं ऑलरेडी।
इनके नेचर एक बार देख लेना, नाम जरूर होना चाहिए, गैब्रो पता होना चाहिए, ड्यूनाइट आपको पता होना चाहिए, एंड पीरियडोटाइट आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये 3 नाम आपके इग्नियस रॉक के हैं जो बेसिक इन कैरेक्टर है। जो फेल्सिक है उनके नाम डिफरेंट है, जो बेसिक है उनके नाम डिफरेंट है। ऑलराइट, तो ये आपका इग्नियस रॉक यहां फिनिश हो। क्लियर? अब देखिए इग्नियस रॉक में ये वही है जो आपने जीएस में भी पढ़ा था कि जो सिलिका कंटेंट की मैंने बात करी, जो बेसिक इग्नियस रॉक की बात करी, वो सारी है। अब इग्नियस रॉक फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। इग्नियस रॉक का केमिकल वाइज ये देखा जाएगा, इग्नियस रॉक प्लेट बाउंड्री के क्या कन्वर्जेंट के एरिया में बने हैं या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के एरिया में हमेशा रॉक एसिडिक होगी जिसका सिलिका कंटेंट हाई होगा, सिलिका कंटेंट हाई होगा। दूसरी रॉक बनेगी जो डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनेगी और लावा बहुत नीचे से आ रहा होगा, मैफिक या अल्ट्रा मैफिक नेचर का होगा, लावा बेसिक होगा जिसमें मैग्नीशियम एंड आयरन कंटेंट ज्यादा होगा। लावा का कलर या रॉक का कलर डार्क होगा, यहां रॉक का कलर लाइट होगा। ये डिफरेंस है। ऑलराइट, बन दोनों ही एक्सक्लूसिव रही हैं एज इफ फॉर नाउ। इस रॉक का नाम मेजरली जो बाहर बनी है हमने रियोलाइट रखा है। जो यहां बाहर रॉक बनी इसका नाम मेजरली हमने बसाल्ट रखा। इन दोनों के मध्य में जिसमें थोड़ा सिलिका है थोड़ा मैफिक है, इसका नाम मैंने रखा एंडीसाइट, क्योंकि एंडीज माउंटेन में यही मिलती है, रॉकीज माउंटेन में यही मिलती है, हिमालयाज में एंडीसाइट नहीं मिलती है। क्लियर? तो ये नेचर ऑफ रॉक। सेकेंड टाइप की रॉक है। अब देखिए एक और रॉक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा। इग्नियस रॉक का ओरिजिन क्या है? अगर रॉक जमीन के नीचे से बनेगी। अब जीएस लेवल पे हमने इग्नियस रॉक के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज अगर याद करें, प्रॉपर्टीज क्या है, पेन का कलर चेंज करते हुए लिखते हैं कि इग्नियस रॉक हमेशा इनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक। क्यों? जमीन के ऊपर सबसे पहले यही रॉक बनी थी। जब धरती का क्रस्ट बना होगा तो इरप्शन हुए ना लावा के, मैंने आपको बताया था जीएस में, लावा के इतने इरप्शन हुए जिससे वॉल्केनोज इरप्ट हुए और वाटर वेपर बाहर आया, गैसेस बाहर आई। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर शेप लेता है, हमारा अर्थ का हाइड्रोस्फेयर शेप लेता है। तो उसी टाइम पे ये रॉक फॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। इनके बाद ही मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक जन्म लेंगी। इग्नियस एक लैटिन वर्ड है, इग्नी का मतलब होता है फायर, गर्म रॉक है ना, आग की तरह बाहर निकलती है प्राइमरी रॉक। क्योंकि ये इतनी गर्म रॉक है, जमीन के नीचे से आएंगी, जो भी कुछ मिलेगा उसको पिघला देंगी, मेल्ट कर देंगी। इसलिए इन रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक मींस कोई पेड़ पौधा वनस्पति होगी तो सबको जला देंगे, तो कोई ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता जैसे हमारी ब्लैक सॉइल है। क्लियर? ऑर्गेनिक कंटेंट इन रॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा। इन रॉक्स में लेयर्स भी नहीं मिलती क्योंकि पूरी रॉक एक साथ ही सॉलिडिफाई होती है, अलग अलग लेयर वाइज नहीं बनी है। तो रॉक एक साथ बन गई, एक साथ बन गई तो डिफरेंट लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगी। तो लेयर्स आर मिसिंग प्राइमरी इन इट्स कैरेक्टर। तो इनको जब डिफाइन करेंगे, ये कुछ कीवर्ड हम इनके लिए यूज करेंगे। दे डू नॉट हैव ऑर्गेनिक कंटेंट बिकॉज ऑफ देयर हाई टेम्परेचर, एवरीथिंग विल बी मेल्टेड डाउन, तो नो ऑर्गेनिक कंटेंट विल बी लेफ्ट। क्लियर? तो इस तरह से इग्नियस रॉक को हम बेसिक लेवल पे, एडवांस लेवल पे समझते हैं। इन इग्नियस या जमीन के ऊपर अलग अलग सेडिमेंट। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक का नाम सेडिमेंट्री क्यों पड़ा? क्योंकि सेडिमेंट वाइज कण कण करके बनी हुई सॉइल है, रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है? अब देखो मैं इंडिया के भी एग्जांपल लूंगा, बाहर के भी एग्जांपल लूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक की ये किस तरीके से बनी है, 3 प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक हम लोग समझते हैं। देखिए एक सेडिमेंट्री को रॉक को बोले क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, ये अलग तरीके से बनी है। ये कैसे बनी है? मरीन में डिपोजिशन करके। एग्जांपल हिमालयास, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो गया, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले गई रिवर या कोई और एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन और उसको कहीं पे इकट्ठा कर दिया तो एक रॉक क्रिएट होगी, तो ऑर्गेनिक रॉक। एग्जांपल है कोल। केमिकली मींस पानी के अंदर रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आप देखो ना, कभी केमिस्ट्री में 10वीं क्लास में रिएक्शन करी है तो सॉल्ट नीचे रेजिड्यू की फॉर्मेट में बच जाता है, ऐसा सॉल्ट पड़ा रह गया तो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, तो केमिकल से भी बनती है। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक में, एक और एग्जांपल मैं यहां कोट करता हूं, बाद में फिर से समझा दूंगा। लाइमस्टोन एक एग्जांपल है। जो मछलियां मर जाती हैं, जैसे मैंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने बोला था कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मरीन सेडिमेंट आपने पढ़ा,
मरीन सेडिमेंट जो है बेसिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो मछलियों के स्केलेटन हैं, टीथ हैं, वो गिर रहे हैं कैल्शियम के। वो कैल्शियम बनते 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 मिलियंस ऑफ ईयर के बाद लाइमस्टोन कन्वर्ट होगा, और इन्हीं के ऊपर अगर पहाड़ बन गए तो हिमालयाज बन गए। इसीलिए हिमालयाज के अंदर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक भी है, और हिमालयाज के अंदर लाइमस्टोन भी मिलेगा। लाइमस्टोन कहां से है? इसलिए हिमालयन सॉइल में, आप याद करो मैंने बोला था कैल्शियम बहुत होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, जिससे हमने कंकड़ फॉर्मेशन समझा था। तो कैल्शियम कहां से आया था ये? क्योंकि हिमालयाज के अंदर लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन से कैल्शियम नदियों से होता हुआ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में डिपॉजिट हो गया। क्लियर? तो आप देखो किस तरह से नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द टुडेज सॉइल। क्लियर? तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक को फिर से समझिए। अब क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक का मतलब है, लेट सपोज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक मेजरली बन रही है रिवर्स के द्वारा। मेजरली रिवर्स कैसे बना रही है? एग्जांपल हिंदुस्तान का कोट करता हूं, जैसे हिमालयास का एक एग्जांपल हो, हिमालय से आपकी रिवर्स चल रही है, ये रिवर्स जाके सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रही है। कहां पे? इस डेल्टा के ऊपर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इंडस रिवर आपकी पंजाब होती हुई इधर जाके डेल्टा बना रही है अरेबियन सी में, इधर डिपॉजिट कर रही है। जब रिवर डिपॉजिट करती है तो हिमालयास किसके बने हुए? सेडिमेंट्री माउंटेन। इन सेडिमेंट्री माउंटेन की जो सॉइल टूट के आएगी, जो सेडिमेंट टूट के आएगा, बारीक कण नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल होता है। तो जब यहां पे सॉइल फॉर्मेशन होगा, इस सॉइल फॉर्मेशन में मेजरली सैंड पार्टिकल्स होते हैं। देखो जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मरीन डिपॉजिट पढ़ लिया, मरीन डिपॉजिट में मैंने बताया था अलग अलग रिवर की क्षमता है कि कहीं पे सैंड डिपॉजिट करेगी, कहीं पे सिल्ट डिपॉजिट करेगी, कहीं पे क्ले डिपॉजिट करेगी। तो कर्ण की ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम सॉइल भी पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, 3 प्रकार के पार्टिकल साइज होते हैं। ये पिरामिड बना लो, बार बार भूल जाते हैं। सबसे बड़ा होता है रेत का पार्टिकल सैंड, सैंड से बारीक होता है सिल्ट, सिल्ट से बारीक होता है क्ले। ये 3 पार्टिकल साइज है। विलियम वेंटवर्थ थे, इनका नाम लिख लो। विलियम वेंटवर्थ ने एक स्केल बनाया, इस स्केल का नाम था वेंटवर्थ स्केल। इन्होंने 16 प्रकार के पार्टिकल साइज बताए, 16 प्रकार के। बोल्डर है, पेबल है ना, इस प्रकार से मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो 16 प्रकार के पार्टिकल साइज उन्होंने बताए। तो इन 16 प्रकार के पार्टिकल साइजेस में 3 पार्टिकल जो पॉपुलरली नोन है, उनका है सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इन तीनों के मिश्रण को बोला जाता है लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल, जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा तो सॉइल के अलग अलग कैटेगराइजेशन है। एक कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, लोमी सॉइल। सॉइल इज क्लेई समटाइम्स, डेक्कन प्लेटिव की सॉइल क्यों होगी वो भी बताऊंगा। सैंड सॉइल, जैसे राजस्थान की सैंडी सॉइल है, या समुद्री किनारों पे सैंडी सॉइल आ जाती है, रेत बन जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार की सॉइल है। जब नदी चलती है तो नदी सबसे पहले भारी पार्टिकल को ड्रॉप करेगी, फिर उससे सेकंड भारी पार्टिकल को, उससे सेकंड भारी पार्टिकल को। तो मींस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज नदी डिपोजिशन अलग अलग लेयर पे करती है। जितना भारी पार्टिकल को नदी उसे दूर तक कैरी नहीं कर पाएगी, वहीं छोड़ देगी। तो मींस जो 1 नंबर है, अब आप देखो 1 नंबर है, इट इज ऑफ सैंड। जो थोड़ी दूरी पे रिवर ने डिपॉजिट किया, इट इज सिल्ट। इससे भी दूरी पे जो डिपॉजिट किया, इट इज क्ले। तो रिवर जब डिपोजिशन करेगी तो मल्टीपल लेयर्स में कर रही है। यहां पे नदी पहुंची समुद्र में तो उसने सैंड इकट्ठा कर दिया, थोड़ी सी दूर गई उसने सिल्ट इकट्ठा कर दिया, क्योंकि सैंड को दूर तक नहीं ले जा सकती थी। सैंड इज कोर्स पार्टिकल, हैवी है, नदी उसे दूर कैरी नहीं कर सकती, यहीं पे छोड़ दिया। उससे थोड़ी सी दूर सस्पेंशन की फॉर्मेट में था तो सिल्ट भी बैठ गया, और दूर तक क्ले का पार्टिकल बहुत बारीक था, लंबे समय तक सस्पेंडेड रहा और आगे जाके डिपॉजिट हुआ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी लेयरिंग ऑफ सेडिमेंट अलग अलग होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज एंड इट्स वेट। पहले सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो क्योंकि अब इसी तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का प्रोसेस है, जब आपके रॉक्स बनेंगे, तीनों में अलग अलग रॉक बनेगी। एक जगह बनेगा सैंड से, याद रखो वर्ड सैंडस्टोन, जो आपके लाल किले, आगरा किला, जितने भी इंडिया में मुगल्स ने आर्किटेक्चर किया, मौर्यंस ने आर्किटेक्चर किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पिलर्स बनवाए, है ना, कल्चर में पढ़ा है आपने, पिलर्स जो बनवाए वो किसके बनाए? सैंडस्टोन के बनाए। तो सैंडस्टोन, सैंड से बना हुआ स्टोन। कहां से आया सैंड? नदी लेकर आई थी। सिल्ट से बना हुआ, क्ले से बनती है शेल। शेल एक टाइप की रॉक है, मैंने बताया था सेडिमेंट्री रॉक है, जिसके अंदर शेल गैस मिलेगी। अब सैंड के अंदर गैस नहीं मिलेगी, गैस लीक हो जाती है सैंड के अंदर से। आपको ऐसी रॉक चाहिए, अगर जो शेल होगी इसकी डेंसिटी सैंडस्टोन से हमेशा ज्यादा होगी। क्यों? शेल जो है
वो क्ले से बनी है, क्ले कंपैक्ट हो जाती है, तो मींस वो गैस को बचा के रखेगी। सैंडस्टोन गैस को नहीं बचा के रख सकती थी, ठीक है, सैंडस्टोन के अंदर गैस नहीं मिलती है, शेल के अंदर गैस मिलती है, शेल गैस। क्यों? शेल की डेंसिटी ज्यादा है, स्पेस नहीं है, पोरस नहीं है, गैस को लीक डाउन नहीं होने देगी। क्लियर? तो सेडिमेंट्री रॉक ऑन द बेसिस ऑफ क्लास्टिक कि किस तरीके से रिवर ने अलग अलग पार्टिकल के साइज को डिपॉजिट किया, उसके बेसिस पे अगर सेडिमेंट्री रॉक को पढ़ा जाए तो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोला जाए। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो ये तो हिमालयास का एग्जांपल था, एक एग्जांपल देखो डेक्कन प्लेट्यू का। अब डेक्कन प्लेट्यू का जब इरोजन होगा, इसको इरोजन, डेक्कन प्लेट्यू किससे बना था? बसाल्ट का। बसाल्ट अभी मैंने क्या समझाया? फाइन है। ऐसी फाइन पार्टिकल जब टूटेगा तो उसका तो कण बहुत छोटा ही होगा ऑब्वियसली, तो क्लेई सॉइल बनेगी। इसी क्लेई सॉइल का क्या नाम बताया था मैंने आपको? ब्लैक सॉइल। सिंपल है, इसी क्लेई का क्या नाम था? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल इसलिए क्लेई इन कैरेक्टर है, इसलिए ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? रेगुर, सेल्फ रेगुलेटिंग। पानी डाला बरसात ने, मॉनसून आया, पानी डाला, कंपैक्ट हो गई, गर्मियां आई, क्रैक्स पड़ गए। ठीक, तो इस तरह से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है क्ले का। तो मींस क्ले, तो ऐसे रिवर्स को कृष्णा गोदावरी जब यहां पे डेल्टा बनाएगी, इस सॉइल के अंदर क्लेई सॉइल बनेगी, इसी क्लेई सॉइल के अंदर शेल गैस बनेगी। और ऐसा माना जा रहा है, आपको पता है कृष्णा गोदावरी के अंदर हमें ऐसा लग रहा है नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स रखे हुए। रिसोर्सेज पढ़ा दिया मैंने आपको जीएस में, तो रिसोर्सेज जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था कृष्णा गोदावरी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है आपके गैस रिजर्व्स माने जा रहे हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल ही होल्ड कर सकती है। क्लेई से बने हुए रॉक, शेल रॉक बनेगा इन फ्यूचर, वही गैस को होल्ड कर सकता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, गैस को ट्रैप करके रखेगा। क्लियर? तो सेडिमेंट्री रॉक ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज एक प्रकार की होगी, दैट इज क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर? ये देखिए, ये डन हो गया क्लास्टिक। क्लास्टिक में अलग अलग प्रकार के पार्टिकल साइज है। क्लास्टिक से शेल भी बन सकती है, अगर क्लेई पार्टिकल साइज है, छोटा पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज बड़ा है तो सैंड स्टोन बन सकता है, जिससे आपके लाल किले बने हुए हैं, तो सैंड पार्टिकल साइज होता है। अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहे होंगे, जैसे मैंने बताया, जब अब देखो दूसरी प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक, जब धरती पे रिफ्टिंग हुई है, टेंशनल फोर्सेस ने काम किया है, तो बीच वाला पोर्शन सबडक्ट कर गया, क्योंकि रिफ्टिंग हुई तो बीच वाला पोर्शन सबडक्ट कर गया। इस वाले एरिया को क्या बोला गया? रिफ्ट वैली। आप इंडिया के रिसोर्सेज भी समझ जाओगे, रॉक टाइप भी समझ जाओगे, रिफ्ट वैली। अब इस रिफ्ट वैली में क्या चले गए? उस टाइम पे मान लो बड़े बड़े फॉरेस्ट रहे होंगे, तो वो भी सबडक्ट कर गए। तो इसके अंदर इस रिफ्ट वैली में क्या हुआ? सबडक्शन ऑफ फॉरेस्ट। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इन फॉरेस्ट की वुड ने क्या बना दिया? कोयला, कोल। अब ये जो कोल है, इसलिए मेजरली कोल जो होगा उसको सेडिमेंट्री रॉक क्यों बोला जाता है? इन लकड़ियों को अब जब भी रिफ्ट बनेगा, नदियां चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि साइज मिसमैच होगा, सारी नदियां यहीं पे गिरेंगी, तो नदियां धीरे धीरे फॉरेस्ट को इरोड करेंगी कण कण करके, और उनको कहीं डिपॉजिट करेंगी, और धीरे धीरे कोयला बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन से बना। इसलिए अगर आप उड़ीसा की माइनिंग देखोगे, झारखंड की कोयले की माइनिंग, सिंपल पता है क्या कहते हैं? एक पहाड़ होता है कोयले का, वो पहाड़ कहां से बना? लकड़ी का तो पहाड़ नहीं बन सकता, नदियों ने लाके सेडिमेंट इकट्ठे किए, वो सेडिमेंट को जब खुदाई करी तो वो पहाड़ की तरह बाहर निकला, और उसी से कोयले को निकालते रहते, ब्लैक कलर कोयले की माइनिंग करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से कोयले की माइनिंग होती है। इसलिए कोयले की इंडिया में जब मैं रिसोर्सेज पढ़ाऊंगा तो ओपन पिट माइनिंग है, अच्छी चीज नहीं है ये ओपन पिट माइनिंग, ये आपका एनवायरमेंटल हैजार्ड है। जब आपका एक टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैजार्ड, ये टॉपिक है, मींस कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो, उससे एक हैजार्ड क्रिएट कर रहे हो, ये वाला टॉपिक नया टॉपिक है, एनवायरमेंट से रिलेट कर रहा है, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो मींस जहां पर भी रिफ्टिंग होगी वहां पे कोयला बनने की संभावना है। और हिंदुस्तान का कोयला अगर आप देखोगे कहां पे मिलता है? महानदी की रिफ्ट वैली में, गोदावरी की रिफ्ट वैली में, ये वाले बेल्ट में, छोटा नागपुर में, जहां कभी किसी टाइम पे रिफ्टिंग हुई थी। गोंडवाना कोल, गोंडवाना याद करो कब बना था? इसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना, गोंडवाना कोल बोलते हैं हिंदुस्तान के। 98% ऑफ द कोल इन इंडिया इज गोंडवाना कोल। गोंडवाना कब था?
याद करो पेंजिया वाला टाइम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से करो रिलेट। इसलिए ऑप्शनल के लेक्चर एडवांस क्यों होते हैं? क्योंकि रेफरेंसेस उठाने पड़ते हैं। मैं रॉक पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं प्लेट टेक्टोनिक की भी बात कर रहा हूं, मैं रॉक पढ़ा रहा हूं, मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की भी बात कर रहा हूं। तो जब तक मेरे को आप जीएस का बेस नहीं बनाओगा आपको ऑप्शनल नहीं समझ आता। क्लियर? ये देखिए अब गोंडवाना के आप देखो पेंजिया के टाइम पे हमने बोला पेंजिया दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा था अंगारा लैंड, एक था गोंडवाना लैंड। ये वाला जो कोयला है हिंदुस्तान का, ये इसी समय का बना हुआ कोयला है, गोंडवाना कोल। गोंड इसका नाम इसलिए भी रखा गया, यहाँ पे एक ट्राइब रहती है गोंड ट्राइब, इंडिया की तीन सबसे बड़ी ट्राइब इंडिया की, भील, गोंड और संथल। संथल और गोंड इस एरिया में, संथल आपको पता है छोटा नागपुर, गोंड आपके रहते हैं मध्य प्रदेश वाले और छत्तीसगढ़ वाले इलाके के अंदर। गोंड ट्राइब, नेक्सलाइट की जो बेल्ट है गोंड ट्राइब बहुत ज्यादा है उसमें। तो संथल ब्रिटिश के, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे तो संथल रिवोल्ट, बिरसा मुंडा पढ़ोगे। भील ट्राइब, एकलव्य जो महाभारत का था वो भील ट्राइब से था, ठीक है, जो सबरी थी वो भील ट्राइब से थी। तो रेफरेंसेस हैं ट्राइब्स के आपके लिटरेचर के अंदर। इसलिए आप कभी भी, जैसे अब महाभारत और रामायण में क्या होता है, ना हम एक्सेप्ट कर पाते ना नकार पाते। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते कि इतनी बड़ी बड़ी बातें भी लिखी हुई है कि वो जो उस टाइम पे जो वॉर था, इट वाज अ न्यूक्लियर वॉर, राम ने राम सेतु बनाया। अब इसमें ओवरलैपिंग क्या है, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो यार कोरल्स तो थे, ठीक। मैंने आपको पहले किष्किंधा का भी एग्जांपल दिया, हनुमान और किष्किंधा के एग्जांपल में बोला जाता है किष्किंधा के जंगलों में जहां सुग्रीव रहता है, राम वहां पर आए तो वहां चंदन की सुगंध आ रही थी, क्योंकि किष्किंधा के जंगल वही हैं जो सैंडलवुड ट्री है, कर्नाटका का स्टेट फॉरेस्ट है, स्टेट ट्री है सैंडलवुड, और वहीं पे ही वीरप्पन रहता था। तो मींस ओवरलैपिंग तो है ज्योग्राफी के साथ, तो आपको चीजें समझ तो आती है। भील ट्राइब के भी जिक्र किया हुआ है, आपको लगता है सत्य तो है, लेकिन कहीं पे जो है बातें इतना एक्स्ट्रापोलेट की हुई है, बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्ति करी हुई है, राई का पहाड़ बना दी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप देखोगे कि आप रिलेट करो चीजों को। तो आप सेडिमेंट्री रॉक पढ़ोगे तो आप पेंजिया के भी एग्जाम्पल इस्तेमाल करो, आप ड्रिफ्टिंग के भी एग्जाम्पल करो। तो उस टाइम का कोल बना हुआ गोंडवाना कोल। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आपके इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक ऑर्गेनिक इन कैरेक्टर होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक ऑर्गेनिक इन कैरेक्टर, ये एक टाइप का रॉक है कोल। एक टाइप का रॉक है लाइमस्टोन। ये कैसे बना? लाइमस्टोन, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर धीरे धीरे मरीन सेडिमेंट मरते हैं शेल्फ के ऊपर, क्योंकि मरीन सेडिमेंट मरेंगे तो इनके जो स्केलेटन्स हैं, इनके जो टीथ हैं, इनमें लाइम, कैल्शियम होता है, यही मिलियंस ऑफ ईयर के बाद लाइम स्टोन बन के सामने आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक लाइमस्टोन भी बन सकता है, कोल भी बन सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल सेडिमेंट्री रॉक देखा जाए तो केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे समझिए कि रिवर है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे करेवास है। करेवास क्या है आपके, कि एक टाइम तक जब हमने बोला कि ग्लेशियर्स होते थे श्रीनगर कश्मीर के अंदर, प्लिस्टोसीन आइस एज में ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए और पानी हो गया, और वहां पे इतनी सारी ग्लेशियर लेक्स हैं। श्रीनगर डल इटसेल्फ इज अ ग्लेशियर लेक, तो इतनी सारी ग्लेशियर लेक्स बन गई हैं हमारी। वूलर लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर लेक ऑफ इंडिया, वूलर लेक ग्लेशियर लेक्स है। तो ये ग्लेशियर के मेल्टिंग के कारण बनी है। तो जब ये लेक्स बनी है, कई जगह पे पानी पूरी तरीके से गायब हो गया, कहीं चला गया या वहां से माइग्रेट कर गया। वहां क्योंकि जहां पे लेक बनेगी तो लेक में क्या होंगे, सेडिमेंट्स होंगे। ग्लेशियर जब मेल्ट आउट होंगे तो अपने सेडिमेंट को छोड़ के चले जाएंगे, मोरेन्स जिनको हमने बोला था, तो छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे सेडिमेंट बहुत फर्टाइल है क्योंकि नई बनी हुई सॉइल है, ऐसी सॉइल को बोला जाता है करेवा सॉइल। आपके हिमाचल में पालमपुर के अंदर, अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, वो सॉइल साइंटिस्ट है, पालमपुर के अंदर कोशिश की जा रही है सैफरन कल्टीवेशन की, सैफरन कल्टीवेशन, केसर की खेती की, क्योंकि क्लाइमेट वाइज पालमपुर को कोरिलेट किया जा रहा है कि कश्मीर का क्लाइमेट है, सॉइल भी बहुत अच्छी है पालमपुर की, आपको पता ही है। तो वहां पे करेवा की तरह सैफरन कल्टीवेशन की एक नई मुहिम शुरू हो रही है। ऑलराइट, तो ऐसा सेडिमेंट्री रॉक जो केमिकली फॉर्म हो रहा है करेवास। इसका एक और एग्जांपल देखो कि जब लेट सपोज, एक और एग्जांपल देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक जो है लेक है, इस लेक में उस जगह पे लेक है जहां वाटर इवोपरेट बहुत हो रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं डेड सी ऑफ फलस्तीन, सॉरी डेड सी ऑफ इजराइल, ठीक है। इस इजराइल के डेड सी में बहुत हाई सैलिनिटी, आपको पता है हाइपर सैलाइन है, एनसीईआरटी भी लिखती है। टर्की में एक लेक है वॉन लेक, वो भी बहुत हाइपर सैलाइन है। जब इन सबका पानी पूरी तरीके से इवोपरेट हो जाएगा और इसके बेड पे क्या रह जाएगा, केवल सॉल्ट पार्टिकल्स। ऐसी सॉल्ट से
बनी हुई रॉक उसको बोला जाएगा सेडिमेंट्री रॉक बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन, रेजिड्यू है वो केमिकल्स का। तो इस तरह से सॉल्ट भी बनता है। तो हार्ड सॉल्ट जैसे राजस्थान के अंदर मिलता है हमें देखने, तो ऐसे बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक, कण कण वाइज बनी हुई रॉक को क्या बोला जाता है? केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कैसे बनी सेडिमेंट्री रॉक, क्या वो क्लास्टिक के कारण बनी, क्या वो ऑर्गेनिक के कारण बनी, क्या वो केमिकल रिएक्शंस के कारण बनी, ऐसी रॉक को बोला जाएगा सेडिमेंट्री रॉक ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरीके से बने केमिकल्स सेडिमेंट्स। ऑलराइट, तो सेडिमेंट्री रॉक के 3 वेरिएंट हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? इग्नियस पढ़ा हमने, इग्नियस ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ पढ़ा कि जमीन के नीचे है कि ऊपर है, इग्नियस में एसिडिक है कि बेसिक है, फेल्सिक थी कि मैफिक थी। फिर हमने सेडिमेंट्री पढ़ा कि किस तरीके से बनी। तो ये ऑप्शनल की ग्रिप होती है। मैं एग्जांपल इंडिया की क्यों कोट कर रहा हूं? व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू एक्सप्लेन दीज रॉक्स, कोट एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया, क्योंकि द मोमेंट यू विल कोट एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, द एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि आपकी जो है इंडियन ज्योग्राफी की भी अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग। जैसे आप लोग घबराते हो कि यूपीएससी का यार ज्योग्राफी बहुत टफ आ गया, पेपर वाज टफ, बट इफ यू विल डू रीजनेबल जस्टिस दे विल अवॉर्ड यू गुड मार्क्स। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज, क्या आपकी ज्योग्राफिकल नॉलेज प्रैक्टिकल है या नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है या नहीं है। तो अगर आप इसमें इंडिया के एग्जांपल कोट करोगे तो दे विल रियली अप्रिशिएट दिस अप्रोच कि यू आर लिंकिंग पेपर 1 विद द पेपर 2। टीचर्स क्या बताएंगे? यार इंडिया की ज्योग्राफी में नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि पेपर 1 से रिलेट नहीं करते, 1 में इसलिए नहीं आते क्योंकि 2 से रिलेट नहीं करते। तो यू आर सपोज टू रिलेट पेपर 1 एंड विद पेपर 2 कॉन्सेप्ट के साथ। एग्जांपल इंडिया के, इंडिया में जब क्वेश्चन पूछा गया तो कॉन्सेप्ट उठाओ GS 1 के, पेपर 1 के। क्लियर है जी? यहां पे क्लियर सेडिमेंट्री। थर्ड फॉर्म ऑफ रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक। अब रॉक की शक्ल बदल गई, मेटामॉर्फ हो गई। मेटामॉर्फ क्यों हो गई? ऐसा क्या हो गया कि रॉक के ऊपर प्रेशर पड़ गया? ऐसा क्या हो गया कि रॉक के ऊपर टेम्परेचर पड़ गया? अब आप देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से चीजें रिलेट करूंगा, इसलिए प्लेट टेक्टोनिक को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी माना जाता है क्योंकि इससे हर कुछ आप समझा सकते हो। तो अब ये देखो कि मेटामॉर्फिक रॉक के केस में लेट सपोज ये रॉक जब नीचे जा रही है इस तरह से, इसको नीचे जाने में, मेल्टिंग होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये ड्रिफ्ट, ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लेट टकरा रही है, ये प्रोसेस कितना स्लो है? 1 मिलीमीटर पर ईयर, 1 मिलीमीटर पर ईयर। इस रॉक को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे जाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे तो ये पहले दिन इग्नियस यहां पे जाके बनेगी, लेकिन यहां पे जाते 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 इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। पहले ये 2 किलोमीटर डीप थी, फिर ये 3 किलोमीटर डीप हुई, फिर ये 4 किलोमीटर डीप हुई, तो प्रेशर पड़ा ना इसके ऊपर। तो ये जो रॉक है जो यहां से यहां तक गई, पहले ये सेडिमेंट्री थी, सेडिमेंट्स थे मरीन के, फिर इसके अंदर धीरे धीरे मेटामॉर्फिज्म हुआ, फिर एक दिन ये इग्नियस रॉक बनी। तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक में बनेगी। मेटामॉर्फिक रॉक मोस्ट ऑफ द टाइम जमीन के नीचे ही मिलेंगी, ऊपर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये प्रेशर के कारण बन गई। शक्ल बदलती है पुरानी रॉक की। क्यों बदली? जमीन के नीचे चली गई, रिफ्टिंग हो गई, सॉरी जमीन के नीचे इसका सबडक्शन हो गया। मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है यहां पर भी जब नीचे की तरफ जमीन बैठ जाती। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ तरीके हैं बनने के। इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि मेटामॉर्फिक रॉक इसलिए भी बन सकती है, आप देखो लावन, बहुत बसाल्ट निकल रहा है, लावा निकल रहा है, एसिडिक है, बेसिक है, जो मर्जी है, गर्म लावा, लावा को जगह ही नहीं मिली। यहां पे सेडिमेंट्री रॉक थी, अब लावा ने क्या किया, यहीं पे डिपोजिशन हो गया। हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़े ना, सिल्स पढ़े, डाइक्स पढ़े, यहां पे डिपोजिशन हो गया लावा का। ये था इग्नियस रॉक। अब इस इग्नियस रॉक के आसपास इतनी हीट रिलीज हुई कि आसपास की सेडिमेंट्री रॉक ने अपनी शक्ल को बदल लिया और ये बन गई आज मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, यहां पे प्रेशर के कारण बनी, यहां पे टेम्परेचर के कारण। इसलिए बोला जाता है अंडर द इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर देयर फॉर्म्स चेंजेस इनटू मेटामॉर्फ। तो इस तरह से कि 2 अलग अलग लोकेशन पे मेटामॉर्फिक बनेगी, कहीं टेम्परेचर से बनी, कहीं प्रेशर के कारण बनी। तो दिस इज हाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स विल बी फॉर्म्ड बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। क्लियर है? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के तरीके हैं। अब इसमें कुछ एक एग्जांपल आपको याद करने कि भाई ये टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म हो गया कि मेटामॉर्फिज्म 2 टाइप का है। क्यों हो रहा है मेटामॉर्फिज्म? कि मेटामॉर्फिज्म टेम्परेचर के कारण हो रहा है या मेटामॉर्फिज्म सबडक्शन के कारण। हम देखते हैं अभी इसके अंदर एक सॉइल थी जी, एक थी शेल गैस पड़ा जो कि क्लेई पार्टिकल से थी। इसमें जब प्रेशर पड़ा तो
तो ये शेल कन्वर्ट हो गई और ये शिस्ट में हो गई। शिस्ट में कई बार वर्ड यूज करता हूं, इसमें शॉ बोलते हैं, एससी को शिस्ट प्रोनाउंस करते हैं, इस तरह से शॉ प्रोनाउंस करते हैं। ऑलराइट, दूसरी एक गैस थी, अलग अलग जो है आपकी टाइप ऑफ मेटामॉर्फिज्म है। एक है लाइमस्टोन था, मान लो लाइमस्टोन जब जमीन के नीचे गया बहुत लंबे समय के बाद तो ये मार्बल बन गया। मार्बल, जैसे राजस्थान में मकराना का मार्बल फेमस है, मार्बल बन गया। तो अलग अलग मेटामॉर्फिज्म है, तो रॉक की शक्ल बदल जाती है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप चीजों को समझोगे। आपने देखा कैसे कोल से डायमंड बन गया, कोल बहुत टाइम तक दबा रहा तो डायमंड में कन्वर्ट हो गया, तो मेटामॉर्फ हो गया है। क्लियर? तो ये अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स हमें समझने चाहिए। एग्जाम्पल इनके आप कोट जरूर करेंगे, एग्जाम्पल से ही बातें क्लियर होती है। अब हिंदुस्तान का पेनिनसुलर, अब इंडिया के एग्जाम्पल लेने, जो हमारी डेक्कन प्लेट्यू था ये क्या है? इग्नियस। इग्नियस में भी कौन सी इग्नियस रॉक? ये बसाल्ट है। मींस एक तो एक्सट्रूसिव है, दूसरा मैफिक है। जो बाकी के बचे हुए जिसको मैंने क्रॉस कर दिया यहां पे, ये बहुत पुराना हिस्सा है, बहुत पुराना प्लेट्यू था कभी इंडिया का। इसके ऊपर रेड सॉइल बनेगी। रेड सॉइल क्यों बन रही है? क्योंकि शिस्ट और नीज कहां से बनता है? अगर ग्रेनाइट बहुत लंबे समय तक जमीन के नीचे दबा रहे, वो नीज को कैसे, वैसे तो प्रोनाउंस इसको नाइस करते हैं, NICE, नाइस। ठीक है, तो नीज मैं बोलता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहीं आपको नाइस समझ ही ना आए। तो ये दो प्रकार की रॉक्स हैं जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू में बनते हैं। इन्हीं रॉक से मैं अभी इसलिए सॉइल को कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैंने सॉइल कराना है। तो नीज और शिस्ट बनाती हैं आपकी रेड सॉइल। ये रेड क्यों बनती है? क्योंकि इतनी पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक है, इतनी पुरानी मेटामॉर्फिक रॉक है, इसमें इतने प्रोसेसेस चले हैं सॉइल में, मैं बताऊंगा कि ये अल्टीमेट स्टेजेस ऑफ देयर इरोजन है। लीचिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा है क्योंकि इंडिया इज अ सब ह्यूमिड क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ऐसे क्लाइमेट में मेटामॉर्फिक रॉक पे इतनी रिएक्शन हुई और इन दोनों के अंदर क्या था? इन दोनों के अंदर रखा था आयरन, और ये आयरन से लाल रंग आ गया, तो रेड सॉइल। तो पेनिनसुलर इंडिया की सॉइल, जैसे आप इंडिया की सॉइल समझाओगे तो ये टेक्निकल वोकैबुलरी आपकी आनी चाहिए। GS1 से रिलेट कैसे करोगे कि यू विल रिलेट इट विद द फॉर्मेशन ऑफ नीज एंड शिस्ट, और इनके थ्रू रेड सॉइल बनी है क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक पुरानी होती है, इसलिए रेड सॉइल की पुरानी सॉइल है, फर्टिलिटी खत्म हो गई होगी, तो लो फर्टिलिटी मानी जाती है साउथ इंडिया में। इसलिए इसको जो है अच्छे से फर्टिलाइजर से ट्रीट करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, रिजुविनेट करना पड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको समझिए। क्लियर है? तो हमने देखा मेटामॉर्फिक रॉक के बनने के पीछे प्रेशर कारण हो सकता है, टेम्परेचर कारण हो सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक से जो बनी हुई सॉइल है वो इस तरह से सॉइल बनेगी। तो मेटामॉर्फिक रॉक ये है, अलग अलग नेचर, नाम इनके पता होने चाहिए आपको, कुछ एक फेमस नेम मेटामॉर्फिक रॉक के पता होने चाहिए। जैसे मैंने देखा कि ग्रेनाइट इग्नियस रॉक थी और इस ग्रेनाइट से नीज बनी है, शेल से स्लेट बनेगी या शिस्ट बनेगी, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बनेगी। क्वार्टजाइट इज द नेचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। सैंडस्टोन में मैंने बताया था पार्टिकल साइज इज बिग, अगर आप देखोगे किस तरह से बड़ा पार्टिकल साइज है, इससे क्वार्टजाइट बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक दो प्रकार की भी होती हैं। फोलिएटेड, फोलिएटेड मींस बहुत सारी लेयर्स है, अगर दबाव लगातार लंबे समय तक बना रहा तो लेयरिंग बन जाएगी। एक नॉन फॉलिएटेड है, जरूरी नहीं है कि लेयर बने, नॉन फॉलिएटेड भी होती है। ये दो प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक। अब रॉक के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रॉक साइकिल, GS में भी मैंने पढ़ा था। अब नई रॉक तो कहीं बाहर से आ नहीं रही, पहले प्राइमरी रॉक बनी इग्नियस, वही इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक बनते हुए मैंने दिखाया कि ग्रेनाइट रखा हुआ था, और नया लावा आया नीचे से, उसने पुरानी वाली रॉक में डिस्टॉर्शन कर दिया, इतना हाई टेम्परेचर था। तो वो जो ग्रेनाइट की लेयर रखी हुई थी जमीन के नीचे, दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नीज नाउ। ऑलराइट, सेडिमेंट्री रॉक, जब जब प्लेट टेक्टोनिक के कारण दो प्लेट टकराई, एक प्लेट नीचे चली गई, सबडक्शन हो गई और मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएट हो गई। अब हिमालयाज के नीचे फोल्ड पड़े, जो नीचे वाली रॉक होगी उसके ऊपर इतना वजन पड़ रहा है, मिलियन ऑफ ईयर से वजन पड़ रहा है। मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हिमालयाज का, जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया कराया था, हिमालयाज का जो कोर होगा वो मेटामॉर्फिक रॉक का होगा, क्योंकि नीचे वाली रॉक की शक्ल बदल गई होगी, ऊपर इतना बड़ा हिमालयाज रख दिया आज आपने। ठीक, तो मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे। तो रॉक साइकिल, सेडिमेंट्री रॉक्स है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक एक दिन जमीन के ऊपर आ जाएगी, जब मैं वेदरिंग पढ़ाऊंगा, जब जमीन के ऊपर आएगी तो इस पर नदियां चलेंगी, इसको इरोड करेंगी, फिर सेडिमेंट्री बन जाएगी।
फिर ये सेडिमेंट्री रॉक एक दिन जो है जमीन के नीचे चली जाएगी, इग्नियस बनेगी। एक रॉक साइकिल चलती रहती है, एक रॉक दूसरी रॉक में लगातार कन्वर्ट होती रहती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल। जो हिमालयाज आज आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये सेडिमेंट्री रॉक है, कि जाके अपना सेडिमेंट डिपॉजिट कर रहे हैं डेल्टाज में। इन डेल्टा में एक नई टाइप की सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। कभी ये सेडिमेंट्री रॉक बहुत जमीन के नीचे चलेगी तो मेटामॉर्फिक हो जाएगी। कभी ये सेडिमेंट्री रॉक कहीं पे यहीं पे ही, अगर प्लेट टेक्टोनिक के कारण मान लो आज से मिलियंस ईयर्स के बाद, जहां गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, यहां प्लेट टेक्टोनिक की वजह से यहां थर्मल कन्वेक्शन करंट एक्टिव हो गए, तो ये सबडक्ट हो जाएगा एरिया। जब ये सबडक्ट होगा तो मेटामॉर्फिक, और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद फिर दोबारा इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ऐसे ही रॉक साइकिल चलती है, तो एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट होती रहेगी। जो इंडिया का बसाल्टिक प्लेट्यू था, जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू था, आज टूट टूट के ये सेडिमेंट्री रॉक को बना रहा है। और आपकी ये यहाँ पे जो कावेरी कृष्णा गोदावरी वाले एरिया है जहां पे शेल गैस मिल रही है, वो यही सेडिमेंट्री रॉक का एक एग्जांपल। क्लियर, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक क्रिएट कर रहा है, तो एक रॉक दूसरे रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्लियर है, तो आज लेक्चर बड़ा हो गया, आज यहीं तक करते हैं। हम रॉक्स कवर किया है, ओरिजिन एंड कॉम्पोजिशन कवर किया है। कल की क्लास में हम लोग वेदरिंग को कवर करेंगे, परसों की क्लास में हम सॉइल्स को कवर करेंगे। क्लियर है, चलिए, थैंक्स अ लॉट।